तो आपको याद रखना है कि इंडिया में सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने वाला जो पहला स्टेट है वो है अपना गुजरात। और नेशनल लेवल पे ये जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है ये 79 के टाइम पे आया। बाद में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलेंगे, रोज सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के प्रोजेक्ट चलेंगे, तो ये लेटर फेज में आते हैं। 79 पे इस पे इंडिया लेवल पे काम किया गया, सबसे पहले गुजरात ने अडॉप्ट किया। 70 में ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हंगुल। हंगुल या इसी को बोलते हैं कश्मीरी स्टैग, इसी याद रखना है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। इसका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। कश्मीरी स्टैग की अपनी समस्याएं थी, एक तो वो एरिया ऐसा है, दूसरा इसकी हंटिंग बहुत करते थे ये लोग। वैसे भी कम्युनिटी इस टाइप की है वहाँ के जो नॉन वेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। फॉर एग्जांपल के लिए 3-4 साल पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें लोकल कम्युनिटी जो है, एक स्टैग होता है जो उसके एरिया से थोड़ा बाहर चला जाता है, ट्रांजिशन जोन में चला जाता है। आपने वो पढ़ा होगा बायोस्फीयर में कि कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन, तो ये उसमें आ जाता है। तो लोग पत्थर मार मार के से मार डालते हैं। तो उस टाइप की अपैथी होना, वैसी कम्युनिटी इस टाइप से है तो वो ज़्यादा एक वैल्यू देती नहीं उसको। यहाँ थोड़ा जो कॉन्सेप्ट हैं रिलीजियस वो भी रोल प्ले करते हैं कि नेचर में जो कुछ भी है वो हमारे कंजप्शन के लिए है, सिंगल कंजप्शन के लिए है, तो फिर उसको ज़्यादा वैल्यू देते नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए फिर इन्होंने किया। 70 में ही नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया। बता दिया गया था कि बनाना 1965 में अपनी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। प्लान ये होता है कि 10 साल की क्रांति के बाद 75 में हम लोग एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे पता पड़ सके कि ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, बहुत बड़ा बजट खर्च किया है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने 70 में ही एक कमेटी का गठन कर दिया। कब कर दिया? 1970 में। तो ये कमेटी क्यों गठित की गई? ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे जो फॉरेस्ट्री है वो तो वैसे भी मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है। तो ये जो कमीशन है ये जो कुछ भी करेगा वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के सभी स्फीयर, यानी कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, उन सभी के लिए करेगा। तो ये रिपोर्ट जब 76 में ये रिपोर्ट देते हैं तो पूरा एक चैप्टर डेडिकेट कर देते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। उसमें इनकी फिर अपनी रिकमेंडेशन होती हैं कि फॉरेस्ट के लिए जो 33% का एरिया है वो सही है, उसे उतना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास सही से डाटा कलेक्शन नहीं है, इसलिए एक काम करो कि जो पिस्फर है उसको आप पैसा दे करके एक पूरा डेडिकेटेड बॉडी बना दो। एक वहाँ पर ये बोल देते हैं। दूसरा, सोशल फॉरेस्ट्री हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है जिससे फॉरेस्ट्री सेक्टर पर प्रेशर कम आए, फॉरेस्ट बचे। दूसरा, जो फार्मर है उनकी इनकम जनरेशन हो, सिक्योरिटी भी बढ़े, एनिमल को सप्लाई हो, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री को भी वहाँ प्रमोट कर देते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी वाला भी मुद्दा है, सोशल फॉरेस्ट्री का भी। तीसरा, इस रिपोर्ट में एक बात और आती है कि फॉरेस्ट जो है उसको फिर से क्लासीफाई कर देते हैं इस टाइप से, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और सोशल फॉरेस्ट। तो ऐसे 3 कैटेगराइजेशन में कर देते हैं, जिसे हम लोग आगे सिल्वीकल्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अपना एक मुद्दा निकलता है, क्वेश्चन आता है, रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रपोज्ड बाय। फॉरेस्ट का जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? अगर आपके ऑप्शन में चैंपियन एंड सेथ दिया है और कमीशन नहीं है तो आप आंसर चैंपियन एंड सेथ को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 65 में उन्हें क्लासिफिकेशन दिया था और उसी को रिवाइज करके 68 में लेके आए थे, जिसे हम आज पढ़ते हैं। तो रिवाइज क्लासिफिकेशन कब दिया गया? 1968 में। लेकिन अगर चैंपियन एंड सेथ ना हो, क्योंकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका टाइटल ही बुक का नाम रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दे रखा है, रिवाइज्ड फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। ये जो कमीशन है
ये भी फॉरेस्ट को एक टाइप से क्लासीफाई करती है प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल फॉरेस्ट में। तो अगर ऑप्शन में चैंपियन एंड सेथ ना मिले तो फिर आप नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को लगा देना। 70 में इनका काम हो जाता है। अब आता है 71 का टाइम। ये 70 से 80 का जो दशक है, इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। एक इसके पीछे शायद रीजन अमेरिका का वियतनाम वार में एजेंट ऑरेंज का स्प्रे करना हो सकता है, जहाँ पर सीधा सीधा लोगों ने कैसे ह्यूमन जो है वो अपने इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है उसे दिखने में आता था। उसी टाइम पे ये जो आपको अभी आज के टाइम पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी, फॉरेस्ट वर्सेस डेवलपमेंट, ये जैसे एरे फॉरेस्ट का है उसका इशू चल रहा है कि भाई डेवलपमेंट जो है वो इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहा है, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है। तो ये जो लड़ाई है ग्राउंड लेवल पे भले ही अब माहौल बना है, लेकिन रिसर्च लेवल पे काफ़ी पहले आ चुकी है। तो जो यूनेस्को था, इसने इस मुद्दे को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसने ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है ये जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता, मिडिल पाथ निकाला जा सकता है जिससे दोनों काम हो, डेवलपमेंट भी हो और इकोसिस्टम बचा रहे। तो उसकी स्टडी के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, मैन एंड बायोस्फीयर। कब किया? 71 में। अब इसकी 50वीं वर्षगांठ अभी 2021 में मनाई गई है, तो फिर अपने लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। इसमें जब इनने स्टडी किया तो उसी दौरान इनका एक कॉन्सेप्ट निकला कि एक काम किया जा सकता है कि किसी भी एरिया को हम कोर एरिया, जिसमें जो एनिमल है या नेचर है वही केवल हो, बफर एरिया जिसमें नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों हों, और ट्रांजिशनल जोन बाहर का जिसमें केवल ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वाइल्ड लाइफ का रोल लिमिटेड हो। तो ये जो कोर, बफर और ट्रांजिशनल जोन वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोग अपने बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ते हैं, वो सबका सब यही निकला। पहले इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व बनाना स्टार्ट किए। ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक टाइप से जब तक ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहा तब तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इन्होंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो यूके में, ब्रिटेन में किया। वहाँ पर एक नेशनल पार्क एरिया था, उसको था, ये था वेस्टर रोज। इसे इन्होंने फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन है? वेस्टर रोज। कब बना? 1976 में। एमपी वाले इसे पूछ चुके हैं और मुझे पता नहीं था, तो मेरा गलत हुआ है। वेस्टर रोज जो बायोस्फीयर रिजर्व है कब बना? 76 में। कहाँ है? ब्रिटेन में। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया का कब बना? नीलगिरी वाला है और ये 86 में बनता है। नीलगिरी 1986 में। फिर तो अभी अपने 18 के आसपास हो चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ वर्ल्ड वाज स्टेबलाइज इन द ईयर। दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? ऑप्शन में आपको 79, ये एमपी का है। क्वेश्चन अपना है 76, यहाँ 79 लिखा हुआ है। हो सकता है टाइपिंग एरर रहा हो हमारे एंड पे, ये 76 लिख लेना, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो फिर अपन लोगों को 79 ही लगाना पड़ेगा, कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इसमें। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाज स्टेबलाइज इन, तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 86 है, नीलगिरी बना है 86 में, तो सीधा सीधा आंसर है अपना। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टेबलाइज इन 1986 एट, कहाँ? नीलगिरी। चलो, ये तो रहा अपना 71 वाला। अब आता है 72। 72 में, वैसे बैकग्राउंड इसे हम लोग एनवायरनमेंट में स्टडी कर लेंगे कि एक स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसकी शुरुआत कैसे होती है।
लेकिन उसमें बाद में बातें चलती रहती हैं, यूएनओ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और स्टॉकहोम शायद नॉर्वे या स्वीडन, इनमें किसी की कैपिटल है वो, बाल्टिक सी वाले रीजन के, बाल्टिक कंट्रीज है। स्टॉकहोम में 1972 में पहला कन्वेंशन होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से। क्या है? स्टॉकहोम, ठीक है। 50 इन्वायरमेंटल वर्क, एक टाइप से ये बोल सकते हो कि यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 1972 कहाँ होती है? स्टॉकहोम में। उसमें इंदिरा गांधी जी जाती हैं और यहाँ इंदिरा गांधी जी की एक फेमस स्पीच है कि इन्होंने उसमें क्या किया था कि जो गरीबी है और उसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उससे जोड़ दिया था कि जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, और अगर लोग अमीर हो जाते हैं तो इन्वायरमेंट सुरक्षित रहता है। वो इनका स्पीच थी। ये भी बोल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी कि मैं ये बोलूँ कि इंदिरा गांधी जी पर इस कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा नहीं है। इनके पहले से वैल्यू थे, पहले से इनका मुद्दा था। बस ये है कि ये कॉन्फ्रेंस ने कुछ हद तक वो चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। सेकंड थिंग, मुझे आपको याद दिलाना हो तो इस कॉन्फ्रेंस से मैं लिंक करके आपको याद आसानी से करवा सकता हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने कान में कोई मंत्र फूंक दिया और इंदिरा गांधी जी इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए तेज़ी से काम करने लगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये इस पे स्पीच होती है। एक स्पीच नेहरू जी की भी फेमस है, उसमें उन्होंने बोला था एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। दुनिया में सब कुछ इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन खेतीबाड़ी नहीं। ये कहीं 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आप इसे कहीं लिख लेना, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। नेहरू ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, तो ये शायद पूछ लें। ये कॉन्फ्रेंस होती है 72 में। ये भी पूछा भी गया कि ये ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है कहाँ हुई है? स्टॉकहोम में। अभी राजस्थान का जो पेपर हुआ था उनके एनवायरमेंटल वाले पेपर में आया था। 72 में ही जब स्पीच होती है, इंदिरा गांधी जी उधर से आती हैं और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, देखो पावर में ये है 72, मतलब हम लोग बंगाल वार है वो जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी जी इस टाइम पे फुल फॉर्म में है, और वैसे भी इनका नेचर उस टाइप का था, मीन्स इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट लिंकेज के लिए, आप जब पंचमढ़ी जाएंगे तो वहाँ पर जो सनसेट वाला जो पॉइंट है जहाँ से हम लोग सूरज को अस्त होते देखते हैं, उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये कभी गई होंगी वहाँ पर सनसेट देखा होगा तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम रख दिया, इंदिरा पॉइंट। तो जैसे ही वहाँ से वापस आती हैं तो पहला काम होता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड दे दनादन काम होंगे। 72 में ही इन्होंने लॉयन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 72 में ही ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, 72 में ही लॉयन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, 72 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। सेवेंटी टू में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिया है। एक्ट के बारे में हम लोग फॉरेस्ट लेजिस्लेशन में डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ इतने अभी हाल फिलहाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे थोड़ा मन लगा रहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड। एक और इशू है, हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कभी पूछेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब फॉर्मुलेट हुआ, मतलब कब उसे निर्मित बनाया गया। कभी लिखेंगे कब उसे इनेक्ट किया गया, मतलब कब उसे लागू किया गया, कब उसे पार्लियामेंट ने पास किया। अब देखो, मान के चलो फॉर्मुलेटेड है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, मान लो 5 साल पहले भी बना लिया गया हो, तो किसे पता है कि बन गया? तो जिस दिन वो लागू हुआ उसी को हम मान लेंगे। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो फॉर्मुलेटेड, इनएक्टेड, प्रोमलगेटेड, पार्लियामेंट ने कब पास किया? आपके पास आंसर आता है 72।
दूसरा एक बात और याद रखना है, ये वो टाइम है जब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टेट सब्जेक्ट होते थे। अभी ये कनकरेंट या समवर्ती सूची का पार्ट नहीं है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केवल उन्हीं स्टेटों पर लागू था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में होता क्या है, सपोज मैंने किसी एमपी में जाता हूँ, ग्वालियर में घाटी गाँव बगल में है, मैं यहाँ कोई क्राइम कर देता हूँ, किसी एनिमल को मार देता हूँ और मैं यूपी में भाग गया, तो एमपी पुलिस यूपी में इंटर नहीं कर पाएगी, और जब तक ये परमिशन वगैरह ले लू करके जैसे पहुँचेंगे यूपी में, मैं राजस्थान भाग जाऊँगा। तो इस टाइप से जिसने क्राइम किया वो पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि ये क्राइम में लोग मल्टी स्टेट इन्वॉल्व हो जाते थे। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे ज़रूरत थी। स्टेटों ने एक टाइप से हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम पे नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर दो, हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो उस टाइम पे ये 72 में ये एक्ट आ गया। सेंटर इस एक्ट को लेके आया और उन्होंने इस टाइप की इसमें कंडीशन थी कि भाई जो स्टेट है वो पहले अपने लेजिस्लेशन में, जो उनकी विधानसभा है, उसमें इस एक्ट को पारित करेंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम इस सेंटर के एक्ट को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर वहाँ पर उन स्टेटों में ये लागू हो जाएगा। धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सभी स्टेटों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि स्टेटों में भी कांग्रेस ही थी मेजोरिटी में, तो इजीली वो हो गया। तो ये कब आया? 72 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड या फॉर्मुलेटेड, वही इनेक्टेड, ये किसी पिटी चीज़ें चलती रहेंगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर्मुलेटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे? तो वो थी अपनी इंदिरा गांधी जी। फॉरेस्ट्री के केस में जो बहुत ज़्यादा काम किया वो है इंदिरा गांधी जी ने। इसके बाद अगर सेकंड लेवल पे किसी ने काम किया है तो वो हैं अटल जी। ये दो एक टाइप से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। बकाया के तो सब आके टाइम पास कर गए। 72 में ये हुआ। 73 में आता है अपना, अच्छा लाइन प्रोजेक्ट 72 में स्टार्ट हुआ। लाइन कहाँ है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। गिर भी पूछा गया था आपका, गुजरात भी है। 73 में अपना स्टार्ट होता है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन 1 अप्रैल 73। ये याद रख लेना, नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 1 ही अप्रैल से ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट टाइगर, 3 प्रोजेक्ट हो गए आपके। 75 में, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ इस स्लाइड में, बस जस्ट बेसिक बता दिया। 1975 में एक प्रोजेक्ट चला था क्रोकोडाइल का। फिर 79 के आसपास क्रोकोडाइल के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाता है। ये क्रोकोडाइल का प्रोजेक्ट जो है, इसका सबसे ज़्यादा काम होता है उड़ीसा वाले रीजन में। आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए क्रोकोडाइल के टाइप, आपको 3 मिलेंगे। एक जैसे अपन को अपने लिए तो एक से ही होता है, लेकिन इनमें अलग अलग हैं। मगर अलग होता है, घड़ियाल अलग होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है। तो ऐसे 3 होते हैं। एक के पीछे लिखा होगा कि ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, कोई लिखा है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। तो ऐसे ये 3 जो हैं, इनको एक बार लिख लेना जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं तो अपन को यही समझ में आता है कि सबके सब एक ही कैटेगरी के, सबके सब मगर। 73 में एक और इवेंट होता है, वो है चिपको मूवमेंट। नोट्स में आपका चिपको थोड़ा डिटेल में होगा। चिपको मूवमेंट के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम लोग के जो ऑफिशियल डाटा है उसी के हिसाब से जा पाते हैं। कहाँ पर स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड के जो चमोली वाला जो रीजन है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें। लेकिन चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड का है, ये देश का कोई पहला मूवमेंट नहीं है। इससे पहले सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान में हो चुका था। उन पे इस बार क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, ये अपना एमपी का है, अमृता देवी जो बिश्नोई है, उनकी किस वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान कर दिया था? तो ये था खेजड़ी का पेड़। अभी आगे देखेंगे। खेजरली विलेज, खेजड़ी गांव जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अब ये राजस्थान वालों का पेपर है, ये जो राजस्थान ECF का था उसका पेपर है, लेकिन जस्ट बेसिक पर्पज़ के लिए कि अगर कुछ इस टाइप का अपने यहाँ MP में हुआ है तो आपको कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट याद हो। दूसरा, यहाँ अपने लिए कोई काम का नहीं है,
बट ये पता होना चाहिए कि ये खिजड़ली विलेज है। तो इसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान में इससे पहले हो चुका था। आपको दो बातें याद रखनी है, यहाँ जो राजस्थान में हुआ और जो उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में हुआ 1970 के आसपास, यहाँ पर हुआ 1730 के आसपास, लगभग 250 सालों के ऊपर का डिफरेंस है। जो उत्तराखंड वाले हैं इन्हें राजस्थान के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, तो अगर ये बोला जाए कि इनसे उत्तराखंड वालों ने सीखा और इसके बाद किया तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। उनका अपना मूवमेंट है, इनका अपना मूवमेंट था, दोनों के लगभग सेम कॉन्सेप्ट थे। जैसे कई बार ये होता है कि अचानक कोई विचार मेरे में आया, मेरे दिमाग में आया और मुझसे पहले 4 दिन पहले किसी और ने सोच लिया था, उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट हाँ विचार एक से है। तो इसकी पहले स्टोरी देखते हैं। इनका इशू आता है 1730 के आसपास। जो जयपुर रियासत है उसके महाराज थे, नाम तो इसमें शायद कहीं लिख रखा है। तो जो महाराज थे जयपुर के, उन्हें बनाना था महल। महल बनाने के लिए पक्की ईंटों की लकड़ी, वो पक्की ईंटें चाहिए और उन्हें पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो उन्होंने जयपुर रियासत का ये जो अपने थार डेजर्ट है उसका एक एरिया था जहाँ खिजड़ी के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे थे। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई जाओ वहाँ से पेड़ काट ले आओ, क्योंकि वो पेड़ आएंगे तो जो मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं उन्हें आसानी से पका करके इससे फिर महल बनेगा। तो इनके आदमी गए। अब ये मानते थे विश्नोई समाज। ये विश्नोई समाज के बारे में शायद आपने पहले सुना हो। इनके जम्बो जी महाराज जो हैं, जिन्हें ये अपने गुरु भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, उन्होंने वैसी एक बात कही थी, इसमें शायद मैंने आगे लिखा होगा कि सिर काटे, मतलब सेंस इस टाइप का है कि अगर आपका सिर कट जाता है, लेकिन मतलब एक पेड़ बचाने के लिए अगर आपका सिर भी कट जाता है तब भी ये सस्ता है। सिर काटे सूट रहे, जो भी है, सिर काटे भाई नहीं हो पा रहा फिर भी सस्ता जान, ऐसा कुछ बोला था। तो ये पूरी कम्युनिटी ऐसी है जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन में रहती है। अब उस टाइम पे ये लोग पेड़ काटने पहुंच गए तो भाई इनने नहीं काटने दिया। जब नहीं हुआ, नहीं माने वो लोग, काट ही रहे थे, तो फिर ये लोग क्या है, एक तो ये पेड़ जो खिजड़ी है उससे उनका वैसे भी रिलीजियस धार्मिक जुड़ाव था, ऊपर से ये लोग पेड़ काटने लगे। तो उन्हें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये लोग सीधे पेड़ों से लिपट गए। ये लिपट गए, इनके बच्चे थे 3, वो भी गए। टोटल शायद 300 के आसपास लोग हैं। इसमें लिखा है 294 पुरानी 363। ये सारे लोग जो हैं वो पेड़ों से चिपक गए और जिन्हें लकड़ी काटनी थी उन्हें पेड़ों के साथ साथ इन लोगों को भी काट दिया। जब ये न्यूज़ जोधपुर वाले के पास पहुंची, महाराज के पास, तो उनका दिमाग खराब हो गया। उनने बोला भाई रहने दो, महल तो छोड़ दो, हमें उस एरिया के पेड़ भी नहीं काटने। और फिर वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उस एरिया के कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। प्रोजेक्ट उनका वहाँ पर बंद हो जाता है। तो फिर बाद में जब अपना देश आज़ाद होता है, तो क्योंकि पेड़ के लिए एक टाइप से उन्होंने अपनी जान तक का कोई वो नहीं रहा उनके लिए, तो उनके नाम पे फिर हम लोग अभी एक अवार्ड चलते हैं जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देती है। अमृता देवी वैष्णोई पर्यावरण अवार्ड है, उसकी राशि वगैरह आप देख लेना कि कितनी है। तो इनका जो गांव है वो क्या है, खिजड़ी, कि कौन सा पेड़ था, खिजुरिया या खिजड़ी या प्रोसोपिस सिनरेरिया खिजड़ी। वैसे भी साइंटिफिक नेम में आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कहाँ है, राजस्थान से है। अब इनसे अमृता देवी वैष्णोई से क्वेश्चन भी अपना आया था इस बार। सिमिलर जो दूसरा इसी टाइप का मोमेंट होता है वो है अपना चामोली उत्तराखंड का। यहाँ पर क्या होता है कि जो उत्तराखंड वाला रीजन है वो यूपी का ही पार्ट था। अब यूपी की अपनी पॉलिटिक्स है। 70 का वो ज़माना था जब हम लोग पेड़ों को, जंगलों को साफ करके खेतीबाड़ी को प्रमोट कर रहे थे जिससे पेट भरा जा सके, क्योंकि फूड का अपने पास शॉर्टेज था। तो उस टाइम पे ये डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस रीजन में हुआ ये था कि उस टाइम पे वहाँ आ गई थी, लगभग 1970 के टाइम पे आई थी बाढ़
अगर इसमें लिखा हो। 70 के टाइम पे वहाँ बाढ़ आई थी, अलकनंदा फ्लड इन 1970। वो फ्लड आई तो लोगों को ये समझ में आया कि ये जो बाढ़ आई उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है उसके ऊपर के रीजन के जंगलों को साफ हो जाना। क्योंकि पेड़ क्या करते थे, जो भी बादल फटते थे, पानी बरसता था, पेड़ बहुत सारा पानी वहीं ट्रैप कर लेते थे, जिससे पूरा पानी एकदम नहीं आता था नदी में, और उसका रिजल्ट होता था कि बाढ़ नहीं आती थी। ये बात उन लोगों को समझ में आ गई थी। 73 में यहाँ होता यह है कि लखनऊ से उसका एक जो एरिया रहता है वहाँ पर कुछ पेड़ काटने के लिए परमिशन दे दिया जाता है। मुद्दा है एक स्पोर्ट गुड्स, जो खेलने के सामान है, जैसे क्रिकेट बैट है, इस टाइप के जो सामान है स्पोर्ट्स गुड्स, उनको बनाने वाली एक कंपनी होती है, उसको उन पेड़ों की काटने का लाइसेंस दे दिया जाता है कि ठीक है तुम इन्हें पेड़ों को काट लो। कौन से पेड़ काटने गए थे ये अभी अपने लिए मुद्दा नहीं है। अगर आप वो पेड़ों के नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से उनका कोई मतलब नहीं है अपने लिए। तो वो उस रीजन में जाते हैं पेड़ काटने, और वहाँ लोगों को जब पता पड़ता है कि भाई पुराने पेड़ से तो हमने अभी 3 साल पहले ये बाढ़ झेली है, ये फिर पेड़ काट जाएंगे, यहाँ आगे हम फिर बाढ़ झेलेंगे, तो लोगों ने वहाँ मूवमेंट शुरू कर दिया। तो इस टाइप से ये जो मूवमेंट की शुरुआत है वो 73 में हो गई। वहाँ पर इनने मूवमेंट को करने के लिए क्या किया कि लोगों के ग्रुप बना लिए, जैसे 3-4 गांव का एक ग्रुप बन गया, मंडल। तो इस टाइप से वहाँ का एक लोकल मंडल था, ये धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, और ये इस टाइप से ग्रुप बना करके उसका मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि हम भाई पेड़ नहीं काटने देंगे। तो ये इवेंट की जो शुरुआत है वो 73 में हो चुकी थी। अगले साल ये क्या करते हैं, उस टाइम पे तो जो पेड़ों को काटने नहीं दिया गया वो वापस चले गए, लेकिन गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, करप्शन के भी एंगल हैं। अगले साल फिर इस टाइप का एक ऑर्डर आता है और कुछ नए लोग आते हैं और वो पेड़ की कटाई के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उस टाइम पे एक मूवमेंट ये होता है कि जो लोग थे उससे पहले इस मूवमेंट में मेनली आदमी ही इन्वॉल्व थे, मेल पहले इन्वॉल्व थे, उन्हीं के लेवल पे चल रहा था। होता यह है कि सपोज जैसे ये टाउन है या सिटी है आपकी, और कहीं पड़ोस के टाउन में वहाँ एक मीटिंग हो रही है आदमियों की, सभी के सभी मेल जो मेजोरिटी में थे, मूवमेंट का पार्टिसिपेशन कर रहे थे, वो उस मीटिंग में चले गए। वो उधर थे, आने में उन्हें लगभग 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया में मूवमेंट बहुत आसान नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग पेड़ काटने आ गए। अब गांव में लेडीज ही बची, तो ये जितनी भी लेडीज थी ये सब की सब जा कर के पेड़ों से चिपक गई। उनमें थी क्या, चिपको वुमेन के नाम से एक है गौरा देवी, इसमें शायद नहीं लिखा है, गौरा देवी मेनली इन्हें लीड कर रही थी, और ये सभी की सभी वुमेन जो है वो पेड़ों से चिपक जाती हैं और इन्हें काटने नहीं देती। तो वो एक टाइप से चिपको मूवमेंट में एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है, यानी कि वो एंट्री पॉइंट है जहाँ एक आंदोलन जो कि केवल मेल डोमिनेंट था, यहाँ पर फीमेल आ गई। अब होता क्या है, एग्ज़ाम वाले हैं, देखो ये जो गौरा देवी जी हैं, या फिर इसमें मूवमेंट में जो पहले जो मेल कर रहे थे, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्हें गांधी जी की फिलोसॉफी को ही फॉलो करके चल रहे थे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि गांधीयन मूवमेंट का इम्पैक्ट रहा होगा, लेकिन ये मूवमेंट बिल्कुल गांधी जी के ही आदर्श लेके चल रहा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कोई सिमिलर इस टाइप के मूवमेंट पे पीसफुल मूवमेंट कर रहा हो तो हम लोग उसे गांधीयन टाइटल दे देते हैं। अब इस पे कोई क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो इसलिए फिर मैंने यहाँ चिपका दिया कि गांधीयन मेथड ऑफ नॉन वायोलेंस जो है उस पे ये मूवमेंट किया गया। अब नॉन वायलेंस जो है वो हमेशा गांधी का नाम भले चिपका दो आप, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो गांधी ही देखे गए, ये अपनी सोसाइटी का पार्ट है। अमृता देवी वैष्णोई वो तो गांधी जी से बहुत पहले थी, तो क्या वो उनके भी ये बोल दोगे कि वो गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि 200 साल बाद कोई आदमी पैदा होगा और हम उनकी विचारधारा को आज ही फॉलो करने लगे। तो ये सोसाइटी का पार्ट है, रिलीजियस अपनी जो कल्चर है उसका पार्ट है, हम लोग नॉर्मली इसी टाइप से बिहेव करते हैं। बट गांधी ने इन्होंने दे दिया है तो भाई पढ़ लेते हैं सर।
तो ये जो मूवमेंट हुआ था, जो वुमेनशिप की थी, ये है 74 का, ठीक है। जब ये मूवमेंट हो गया तो एक टाइप से ये जो टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इसे, इसके बाद बवाल ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक कमेटी बनाई गई, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि मूवमेंट की तरफ के भी लोग थे। उस टाइम पे शायद DU यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे, चेयर बाय दिल्ली बॉटनिस्ट वीरेंद्र कुमार, और उस टाइम पे वहाँ के जो लोकल MP MLA थे उन्हें भी इस बॉडी का मेंबर बनाया गया। और इस बॉडी ने 1-1.5 साल बाद रिपोर्ट दी कि उस एरिया के जो पेड़ हैं उन्हें अगले 10 साल के लिए ना काटा जाए, 10 साल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो दुनिया भर के उसके मतलब निकाले जा सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधे सीधे जल्दी जल्दी जाएंगे। पहला है, चिपको मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो जो स्टोरी आपको बता रहा था उसके पीछे एक रीजन है, यही डेट याद रखना। ये मूवमेंट की शुरुआत जो है वो 72-73 से है। आप 73 मार्क करके चलिए। आप ऐसा क्यों करना है 73? क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको 74 आपसे आ गया, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1973, 1974 ऐसा क्वेश्चन मिला है और कंफ्यूज कर दिया उसने और गलत हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 73 पे ध्यान देना। 73 किस ऑप्शन में? 73 से पहले थोड़ा चल सकता है लेकिन बाद का बिल्कुल नहीं। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ चिपको मूवमेंट? मोटी, वही है, सिंपल वे में पढ़ लोगे। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेड डिफोरेस्टेशन, प्रोग्राम एम एट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज, वो प्रोग्राम जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से संबंधित है। तो क्या है, वन महोत्सव फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं है, यहाँ तो फॉरेस्ट लगाते हैं। सॉइल मूवमेंट कोई मुद्दा नहीं है। चिपको मूवमेंट एक हो सकता है, ये वन फेस्टिवल या वन महोत्सव एक ही बात हुई। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट जो है वो ज़बरदस्ती का अपना आंसर है, फिट नहीं बैठता लेकिन लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन एक वाला पार्ट थोड़ा है। लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा, चंडी प्रसाद भट्ट। तीसरी है गौरा देवी। गौरा देवी को बोला जाता है चिपको वुमेन। सुंदरलाल बहुगुणा को शायद अवार्ड वगैरह मिला था, इंदिरा गांधी अवार्ड, अभी रिसेंटली पिछले 15-20 सालों के आसपास ही मिला, 2012 या उसके आसपास। तो वो अवार्ड देख लेना। इनकी शायद डेथ हो चुकी है। गौरा देवी का मुझे भी याद नहीं है इनकी डेथ हुई है या नहीं, या अभी है। चिपको मूवमेंट कमेंस फ्रॉम विच स्टेट? चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम विच प्लेस? किस में हुआ? गढ़वाल, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ एपिको मूवमेंट? अब चिपको मूवमेंट की जब सफलता हुई तो पूरे देश में जब इस टाइप की न्यूज़ें आती हैं तो लोग कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते ही हैं। तो साउथ इंडिया में इसी टाइप से हैं पांडुरंग हेगड़े। ये जो केरल तमिलनाडु वाला रीजन है उस जोन में करते हैं और ये चलाते हैं एपिको मूवमेंट। तो इसे एपिको मूवमेंट को बोला जाता है चिपको मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया। ये भी उसके लगभग 10 साल बाद 83 एट सलकनी। तो चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ? 73। 10 साल बाद 83 में शुरू हुआ एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट किसने किया? पांडुरंग हेगड़े। फिर पांडुरंग हेगड़े इज एसोसिएट विथ किससे है? एपिको मूवमेंट से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन, हाँ यहाँ एक और होता है। ये चिपको मूवमेंट 73-74 का टाइम है। 74 में एक एक्ट आता है, वाटर कंजर्वेशन एक्ट। कुछ एक्ट हैं जिनकी जो डेट है वो हम लोग आगे याद रखते हैं, फिर भी यहाँ रख लो। वाटर कंजर्वेशन एक्ट है कि पानी का पॉल्यूशन है उसे रोका जाए। तो ये आया अपना 74 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये एयर वाला आया, वो आया 81 में, 1981 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो आया 86 में।
वाटर 74, एयर 81 और इन्वायरमेंट 86 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कब आया? 1980 में। इनकी बस ईयर भी याद कर लिया तो बहुत है। तो जब 74 में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ CPCB सुना होगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो जो वाटर एक्ट है कब आया? 74 में। इसी एक्ट के थ्रू उसी साल CPCB का गठन कर दिया जाता है। सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? 74। इन विच ईयर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो कौन सा है? 74। CPCB का गठन 74 में किया गया। अभी इंदिरा गांधी जी की जो वो है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम नहीं हुई है, खुन्नस खाई बैठी हैं। तो 70 में जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट शुरू हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, CPCB आ गया। अभी तो 76 बचा है। 76 में पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है ये याद रखो, 42 नंबर का अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ? 76 में। इसमें क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कि स्टेट सब्जेक्ट था उसे वहाँ से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में, यानी कि 7th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो अभी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इस सूची में है। इसका मतलब अब इस पे स्टेट भी लॉ एंड एक्ट बना सकते हैं, रूल रेगुलेशन, और सेंटर भी बना सकते हैं। जिस एरिया में सेंटर और स्टेट के दोनों के लॉ, जैसे सपोज फॉरेस्ट एक्ट स्टेट ने बना दिया, फॉरेस्ट एक्ट सेंटर ने बना दिया, तो इस टाइप से सेंटर का एक्ट वहाँ चलेगा, स्टेट का मान्य नहीं होगा। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से, जहाँ सेंटर का कोई अभी एक्ट नहीं है, वहाँ स्टेट अपना एक्ट बना के काम चला सकता है। फॉरेस्ट पॉलिसी हर स्टेट की अपनी होती है, सेंटर की भी है, तो यूजुअली सेंटर की पॉलिसी वहाँ अप्लाई होती है। तो स्टेट अपनी पॉलिसी क्या करते हैं, सेंटर की पॉलिसी को लेते हैं, उसकी पॉलिसी के साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करके ले लेते हैं, लेकिन उसके मेन प्रोविज़न को वायलेट नहीं करते हैं, तो वहाँ सेंटर चलेगा। तो कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं। इसी टाइम पे ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उनमें चेंज आते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट में नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी में आती है। तो वहाँ पर ये 2 आर्टिकल ऐड किए जाते हैं, आर्टिकल 48A DPSP का और 51A फंडामेंटल ड्यूटी का। आपको याद रखना ये AG नहीं होता है, ये 51A तो बड़ा आर्टिकल है, उसमें फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे तो इस टाइप से चलेंगे, AA ब्रैकेट में AA, AB, AC, AD, तो इसमें AG आएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि आपने वो मोगली वाली स्टोरी सुनी होगी, तो जो अंदर है, बाहर टाइगर है, तो अंदर से क्या आवाज़ आएगी? AG सुनते हो, बोलने का पर्पज़ है, आपको याद आ जाएगा। AG सुनते हो, याद रहेगा कि 51AG है और यह है 48A। ये दोनों जोड़ दिए गए, इन दोनों से ही दर क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। आप इनके PDF पे क्वेश्चन पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि MP ने फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन कब किया। एक टाइप से जब आप फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल रहे हैं तो आप इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि आप एक टाइप से इंडियन जो फॉरेस्ट है उसको नेशनलाइज कर रहे हैं कुछ हद तक। नेशनलाइज करने का मतलब आप एक टाइप से नेशनल कंट्रोल में शिफ्ट कर रहे हैं उसे। MP गवर्नमेंट इसे बहुत पहले कर चुकी थी, ये 70 में ही कर दिया था इन्होंने। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मुद्दा आ जाते हैं। इंदिरा गांधी जी की पावर कब तक रहती है? 77 तक। इन्हीं ने जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया था वो अपना 76 में 76 में अपनी रिपोर्ट दे देता है। 77 में इनकी नौकरी चली जाती है, 77 में।
और जनता गवर्नमेंट आ जाती है। तो वो जो रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन थी वो चली गई एक तरफ कुन्ने में। तो एक टाइप से जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी वो अभी लागू नहीं होने वाली अगले 3 साल। जैसे ही सत्ता में वापसी होती है 1980 में, ये खुन्नस खाए बैठी थी। ऐसा इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिशियन थे, इन लोगों को लगने लगा कि भाई अभी इसमें डाला है, हो सकता है कि कल इस पर रूल रेगुलेशन और आ जाए। तो फिर भाई अपने लिए थोड़ा खतरा है। खतरे का सेंस इन लोगों ने क्या किया, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, इसने एकदम प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो शिवालिक माउंटेन रेंज है, इस पूरे माउंटेन को कहाँ, नैनीताल से लेके मसूरी तक पूरी शिवालिक रेंज को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने का मतलब पूरे पे हम ऑर्चिड, वो जो अपना ऑरेंज है, अदर जो फ्रूट प्लांट है, उनकी प्लांटेशन लगा देंगे, उसके जंगल को साफ कर देंगे। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि जैसे सिस्टमैटिक तरीके से फॉरेस्ट की ज़मीन को कब्जाया जा रहा है पॉलिसी के नाम पे, लोगों की भलाई के नाम पे। ये वो टाइम है जहाँ पर सोशल मूवमेंट चल रहे हैं। आए दिन कभी रेल वाले हड़ताल कर रहे हैं, कभी ट्रक वाले कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी सोशल मूवमेंट के नाम पे। तो ये लगने लगा कि भाई बचने वाले नहीं हैं। और जब ये 3 साल सत्ता से बाहर थी स्टेटों में, जब स्टेट गवर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा कि ये जब सत्ता में थी 77 के आसपास, इन्होंने 9 स्टेटों की गवर्नमेंट थी, उसे उन पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो जब जनता गवर्नमेंट 77 में आती है तो 9 कांग्रेस शासित राज्यों पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये जब सत्ता में आए जनता दल के लोग, क्योंकि यहाँ पर भी वही है कि एकदम लोग आए थे, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट में थे, इन लोगों ने फॉरेस्ट को दे दनादन प्रोजेक्ट चलाए। 100 हेक्टर का एरिया फॉरेस्ट का लोगों को दान कर दो भाई, तुम इसे कन्वर्ट करो, खेती बाड़ी में करो। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना हो कि जंगल की ज़मीन पे अगर तुम 15-20 साल खेती करने लगे तो फिर गवर्नमेंट कभी ना कभी पट्टा दे देगी, लोकल पॉलिटिक्स हो जाएगा और उसके पट्टे कर दिए जाएंगे। इस टाइप से वो जो ज़मीन है वो जो अवैध थी उसे वैध कर दिया जाएगा। ऐसे करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि इस टाइप की ज़मीन पे फिर जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लोग हैं, 1000 हेक्टर पे कब्जा किया, 400 गरीबों ने दबाई, 600 हेक्टर ये खा गए। तो ये जो डाइवर्जन था इतना रैपिड किया इन लोगों ने करप्शन के लिए कि ये लगने लगा कि अगर ये जो सिस्टम चल रहा है, अगर इसे 5-10 साल और चलने दिया गया तो शायद देश से फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो 1980 में जैसे ही ये सत्ता में आती हैं, ये एक छोटा सा 2 पेज से, मतलब बोले देखन में हल्के लगे असर भारी होता है, तो ये एक 2 पेज का एक छोटा सा एक्ट लेके आए जिसे बोला जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट में कुछ नहीं बोला गया, बोला स्टेटों को कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फॉरेस्ट्री को यदि आप नॉन फॉरेस्ट यूज में डाइवर्ट कर रहे हैं तो सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ख़त्म काम, और वो हम देंगे नहीं, ख़त्म काम, मैटर क्लोज है। तो इसमें 5 सेक्शन है, 2 पेज का एक्ट है। यहाँ से लैंड डाइवर्जन, फॉरेस्ट ज़मीन का नॉन फॉरेस्ट जो डाइवर्जन है वो हो गया बंद। अब इन्होंने निकाली अपनी रिपोर्ट, जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की 76 वाली रिपोर्ट है वो निकाली, और वैसी भी सत्ता में वापसी हुई थी पूरे धूम धड़ाके के साथ, गरीबी हटाओ के नारे के साथ। तो अब यहाँ पर बैंड बजाने वाले हैं। 1881 में यही जो नेशनल कमीशन की रिपोर्ट है उसी ने तो बोला था कि प्रिस्फर को फंड तो इंस्टीट्यूट प्रॉपर वे में बनाओ। तो इन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेबलाइज कर दिया देहरादून में। 82 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्य जीव इंडियन, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में ही है। जब आप कभी देहरादून जाओ तो जैसे ही वहाँ शिवालिक का जो कैनाल है, टनल है, जैसे ही आप टनल से देहरादून में इंटर करते हैं, निकलते ही सबसे पहले देहरादून में आपकी WIA ही आपका स्वागत करेगी, इसके बाद आपका बस स्टैंड आएगा।
WIE कर दी। उसी टाइम पे फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है देहरादून में, ये है अपनी भोपाल में। 82 में इन्हें बना दिया गया। 81 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना दी गई। 83 में वाइल्ड लाइफ के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया। इन्होंने बोला कि भाई फॉरेस्ट्री के फील्ड में तो हम लोग वर्किंग प्लान बहुत पहले से चला रहे थे, मतलब इनके लगभग 100 साल हो चुके हैं वर्किंग प्लान को चलते चलते, 1870 के आसपास से चल रहा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ नहीं है। वाइल्ड लाइफ के लिए एक बोर्ड जरूर बनाया गया था, हमने लोगों ने 1950-52 इस टाइप पे पढ़ा था, एक बोर्ड, ध्यान करो, बोर्ड जरूर बनाया गया था, लेकिन बहुत लेवल पे कुछ नहीं था। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक काम करो, एक प्लान बनाओ कि अगले 15 साल में हम वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस चाहते हैं। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया गया, 15 साल के लिए बनाया जाता है। और अभी प्रेजेंट में तीसरा वाइल्ड लाइफ प्लान चल रहा है जो 2017 से 2031 के लिए है। 2031 में फिर फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनता है। फॉरेस्ट सर्वे IIFMWIA और 74 में इनकी डेथ हो जाती है, अक्टूबर के आसपास। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके लोग हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वेयर पास, कब पास किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? तो 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज कम इनटू फोर्स या इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस, भाई ये लोगों के सामने एग्जिस्ट कब हुआ, कब मतलब दिखने में कब आया, कब पास किया गया, कब प्रोमलगेट मतलब लागू किया गया, कब इसे लागू किया गया, एनेक्टेड किया गया, प्रोमलगेट किया, ये कुछ भी उल्टा करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। पार्लियामेंट ने कब पास किया, राष्ट्रपति ने कब साइन किए, कुल मिला के आंसर उनका 1980 आएगा। The act is enacted to stop the transfer of forest land to non-forest activities। वो एक्ट जो जंगल की ज़मीन को बिना मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए जो ट्रांसफ़र है उसको रोकने के लिए बनाया गया, वो कौन सा था? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन फॉर पर्पज ऑफ नॉन फॉरेस्ट यूज, वही सेम मतलब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब इसी टाइम पे ICAR एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ICAR एक प्रोग्राम लॉन्च करती है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये करती है 83 में। वेयर द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? देहरादून। कब बनी? 82। इसके बाद 84 में अक्टूबर के आसपास इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और नए प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी। उनके टाइम पे एक टाइप से ये बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी का वो पीरियड था जहाँ सत्ता जो है, पावर, वो इंदिरा गांधी जी के पास मोर थी, मतलब बैलेंस उधर की तरफ ज़्यादा था। 80-90% पावर जो है वो इंदिरा गांधी जी की तरफ शिफ्टेड थी, 10-15% या 20% पावर जो थी वो मिनिस्टरों के पास थी। अब जब राजीव गांधी जी आते हैं तो इस टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी चली गई तो उनका डर ख़त्म हो गया। तो मिनिस्टर में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये एक टाइप से बहुत ज़्यादा ढीलापन आ गया। यहाँ पर राजीव गांधी जी को फेस ज़रूर बनाया गया, लेकिन अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है इनकी चांदी हो गई। तो अब सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री से वापस PMO से वापस कैबिनेट के पास आ गई। तो राजीव गांधी जी का एक लेवल से ज़्यादा बोल सकते हैं कि आप मुँह पे कुछ भी बोलते रहो, फेस वो थे, बट जो सत्ता के जो मज़े ले रहे थे, दुरुपयोग जो कर रहे थे, वो अब कैबिनेट वाले करना शुरू कर देंगे। कैबिनेट वाले पूरा करप्शन करेंगे और बकायदा राजीव गांधी पकड़े जाएंगे उसमें। तो उसी टाइम पे होता है भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस कब होता है? 2-3 दिसंबर 1984 को एंडरसन को अपने यहाँ से भगा दिया जाता है। इसी में कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर मिले होते हैं। कब होता है भोपाल गैस ट्रेजिडी? 84 को, 2-3 दिसंबर की नाइट को। तो जब ये हुआ उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी।
कौन सी गैस निकली? मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC। यहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ एक इशू और है। उत्तराखंड PSC में जो ACFRFO का एग्ज़ाम था, शायद 17 या 18 का, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 18 या 19 का भी हो सकता है। उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका पहला ऑप्शन था मिथाइल आइसोसाइनेट और एक ऑप्शन था साइनाइट। अब नेट और नाइट में कन्फ्यूजन था कि MIC हम तो रट्टा मार लिए, लेकिन ये नेट नाइट में कौन सा है। तो एक बार आप NCERT का वो स्पेलिंग जो है उसे प्रॉपर वे में देख लेना। भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है तो यहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड अब बवाल खड़ा होने वाला है। तो क्या करेंगे, जो एक डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसे वहाँ से निकाल के एक फुल फ्लैज मिनिस्ट्री बना दी, क्योंकि ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में 15-20 दिन तो उसी ट्रेजेडी में लोगों हैवॉक में समझ में नहीं आया क्या हो रहा, वही चल रहा है। तो 85 में जनवरी फरवरी के आसपास अपना ये पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री जो है वो कब बनाई गई? 85 में। अब एक बार जब मिनिस्ट्री बन जाएगी, एक बार ये खुले में अब खुद ही कबड्डी खेलेंगे, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मिनिस्ट्री जब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की आ जाएगी तो अब इनके पास ये देखना है कि हमें फॉरेस्ट बचाना है, वाइल्ड लाइफ बचाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमें कार्यकर्ता चाहिए, वर्कर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो उसके लिए हमें एजुकेटेड पर्सन करना पड़ेंगे, तो एजुकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर एक नया पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं ये। 85 में फॉरेस्ट्री के जो कोर्सेस हैं उन्हें इंडियन एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप कर दिया जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंकेज है इनका। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में BSc फॉरेस्ट्री के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 85 में। इससे पहले ये कोर्सेज नहीं हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज़ में। FRI में ही, केवल FRI या फिर जो अदर ट्रेनिंग थे फॉरेस्ट गार्ड रेंजर के, इन्हें में ट्रेनिंग लेवल पे ही सिखाया जाता था, ग्राउंड पे नहीं मिलता था। ये फिर 86 में एजुकेशन के लिए क्या किया जाए, और तो ICAR एग्रीकल्चर जो था उसी की तर्ज पे फॉरेस्ट्री के लिए ICFRE का गठन कर देते हैं। ये फुल फ्लैज में, मतलब पूरी नए जोश में है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन कब बनी, कहाँ बनी? देहरादून में। कब बनी? 86 में। अभी पूछी गई थी इस साल क्वेश्चन में, अभी 1 महीने पहले अपना फॉरेस्ट्री के पेपर में, कि इसको ऑटोनॉमी कब दी गई। तो ये ऑटोनॉमी जो है ये तो स्टेबलाइज हुई, ऑटोनॉमी से 1991 में दी गई। देहरादून में जो अपनी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, उसी कैंपस में, और उसको भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो भी 1991 में दिया गया। उसी टाइम पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, बवाल वही है, ये ऑटोनॉमी से दे दी गई। अब ये सीधी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, अब इसके आगे CCO लगा, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसी एग्जाम में एक बार और पूछा गया था कि ये जो रीनेम हुआ था क्लाइमेट चेंज, ये कब किया गया था, तो मुझे भी याद नहीं है, गूगल करके एक बार देख सकते हो उसे अगर इच्छा हो तो। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच वाज द पॉइजनस गैस दैट लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये राजस्थान वाले में अभी पूछी गई थी, 21 में पेपर हुआ था, 18 के नाम से। ये रूरल फ्यूलवुड प्लांटेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। इसे मैं और देख लेता हूँ। ये अपना MP वाला क्वेश्चन है कि ये ICFRE को कब स्वायत्ता मिली? 91 में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो 85 में ये एक घोषणा और करते हैं। उस टाइम पे घोषणा करते हैं कि हम हर साल 5 मिलियन, मतलब 50 लाख के आसपास हम जो पेड़ है या इतने हेक्टर एरिया में हम पेड़ों को लगाएंगे। तो वो रूरल फ्यूलवुड वाला मुद्दा उनका चल रहा होता है। तो उस टाइम पे इसकी ये 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा है? 85 में 6 नंबर का। ये MP ACF 2014 में पूछा गया था कि ये किस में हुआ है, तो ये 5 ईयर प्लान में किया गया, ये हो ही गया है। अब आते हैं अपन 88 में। 98 में अपनी 3rd नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी। इस पॉलिसी के साथ इशू ये है कि इस पॉलिसी में अगेन वही बोला गया
क्योंकि पुरानी पॉलिसी थी 52 की। जब ये पॉलिसी आई तो इसमें भी यही बोला गया कि हमारे देश की इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए 33% जो एरिया है, यानी कि देश के 1/3 हिस्से को वनों के अंदर होना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे के अंदर होना चाहिए। पहाड़ी एरिया के लिए जो 92 की पॉलिसी थी, जो 60% बोलती थी, इन्होंने बढ़ा के 2/3 कर दिया, यानी कि 66% कर दिया। और प्लान के लिए 20% का ही क्राइटेरिया रहने दिया कि प्लान वाले 20% से चल सकते हैं। इसी पॉलिसी में एक बात और की गई कि वन जो हैं, जंगल, इनको मैनेज करने के लिए हमें लोगों का पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट इनका ये था कि अगर लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जितनी ज़्यादा आंखें होंगी, जितनी ज़्यादा लोगों की उसमें बंटवारा होगा, वो बोलते ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अभी अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज कट रहे हैं तो उसमें 4, 5, 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, केवल वही खा जाते हैं। जब उसके कटने में 100 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो या तो 100 को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। और जब बंटवारे में इतने ज़्यादा लोग होंगे तो सभी को छोटा छोटा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी उसको काटने पे तैयार नहीं होगा, सभी कंजर्वेशन पे जो वर्क है उसे करेंगे। यानी कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट में, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम में हमें पीपल का, लोगों का पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। ये इस पॉलिसी में बोला गया। पॉलिसी में कहीं भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टर्म यूज़ नहीं किया गया, बस उसमें ये बोला गया कि पीपल्स पार्टिसिपेशन हमें इस टाइप के प्रोग्राम में करने की ज़रूरत है, जिससे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और बेहतर किया जा सके। इस पॉलिसी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट, यानी कि इस जो आइडिया दिया गया था उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए 1990 में एक गाइडलाइन रिलीज की गई, जिसे बोला गया GFM गाइडलाइन। यहाँ पर ये दब गई है इसमें, GFM गाइडलाइन। ये कब आई? GFM गाइडलाइन 1990 में नोटिफाई किया गया। इसके बाद 91 में आया कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन। इसे भी थोड़ा बहुत आगे जाकर डिस्कस करेंगे। 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ। ये जो GFM गाइडलाइन है कब हुई? 1990 में। किस बेस पे आई? इस पॉलिसी के बेस पे एलिफेंट हो जाता है। 93 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये रहा अपना सोन चिड़िया, उसका आया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। GFM वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएट इन द स्टेट। अब इसके पीछे कुछ GFM से रिलेटेड हिस्ट्री समझ लेते हैं। वैसे GFM अलग पार्ट में है, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो करंट फॉर्मेट है, उसकी कुछ हद तक जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो होती है वेस्ट बंगाल के अराबारी हिल रीजन से, पहाड़ी एरिया से। शायद 24 परगना नाम से जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, उसी का हिस्सा है ये। होता ये है कि जो बंगाल से विस्थापित बहुत सारे जो लोग आए थे वो उस रीजन में है। वैसे भी बंगालियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है वहाँ उस रीजन में। तो इससे उस फॉरेस्ट रीजन पे इतना ज़्यादा प्रेशर था कि इन लोगों ने, कोई भेड़ बकरी चरा रहा है, कोई कुछ चरा रहा है गरीबों के नाम पे, क्योंकि सोशल मूवमेंट बहुत ज़्यादा था। ऊपर से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हावी थी वहाँ पर। तो कम्युनिस्टों ने ये जंगलों की लंका लगा रखी थी। कोई कुछ कर नहीं सकता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहीं तो फिर अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि फॉरेस्ट की लंका लगा रखी थी वहाँ पर। जो साल के जंगल हैं वो पूरा डिग्रेड हो गए थे। वैसे भी साल के साथ डाइंग बैक की समस्या है, इनकी बायोटिक फैक्टर के साथ वो डाइंग बैक की प्रेशर और बढ़ गया। तो वहाँ पर जो करंट में एक DFO थे, AK बैनर्जी, उन्होंने एक प्लान किया कि एक काम करते हैं, इनके साथ समस्या ये है, ये जो आम लोग हैं, कि इनके पास कोई और काम है नहीं, ये सुबह शाम हमारे ही जंगल की लंका लगाते हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि इस जंगल को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इन्हें उसमें इन्वॉल्व किया जाए, इन्हें कंजर्व किया जाए, उसमें कंजर्वेशन में रोल प्ले करवाया जाए, और एक उसका जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका हम एक शेयर इन्हें दे देंगे। तो जो AK बैनर्जी थे, उन्होंने ये
बारी जो हिल रीजन है, पहाड़ी रीजन है, इसमें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो इसे एक टाइप से कुछ पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस टाइप से ये चलता रहा इनका। बाद में इसका जो टर्मिनोलॉजी है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बाद में इवॉल्व हो गई। ये वहाँ ये लागू करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है कि उनकी गरीबी में भी थोड़ी हेल्प हो गई, इनकम जनरेट उन्हें होने लगी। बाद में फिर इसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो कुछ फंड वंड दे देती है। तो जेएफएम की जो शुरुआत है उसे हम अराबारी से मान सकते हैं। एक्चुअल में हम लोग मानते ही थे कि जेएफएम की शुरुआत अराबारी से हुई और दुनिया में सबसे पहले जेएफएम यहीं पैदा हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये जो शुरुआत वहाँ से होती थी ये दूसरी नहीं, मैं भी मानता था, हमारे एकेडमिक्स में हमें यही लगभग पढ़ाया गया। रीज़न ये था कि कोई स्टैंडर्ड उस पर कोई किसी ने पहले वर्क नहीं किया। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेएफएम की शुरुआत कहाँ से हुई, जेएफएम के फादर कौन है, जेएफएम की मदर कौन है, जो भी है। जैसे जेएफएम फॉरेस्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस या इनिशिएट, कि इंट्रोड्यूस पूछेगा कोई इनिशिएट पूछेगा, इन द स्टेट, आंसर जाएगा वेस्ट बंगाल। जेएफएम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट, कहाँ पर, अराबारी हिल, वेस्ट बंगाल। और भी देख लेते हैं। जेएफएम कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड बाय ए.के. बैनर्जी। व्हेन वाज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आप इसका एक आंसर कुछ हद तक आप 70 लगा सकते थे, अभी नहीं, अभी तो अपन चल रहे हैं यहाँ पर। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो लगभग 72 73 उसी टाइम का है जिस टाइम पे चिपको मूवमेंट का चल रहा था। अब यहाँ समस्या ये आती है कि जो सेंटर वाले हैं, खासकर इग्नफा वाले, जो आईएफएस की ट्रेनिंग होती है, ये पता नहीं क्या खुन्नस खाए बैठे थे। ये जेएफएम के ऊपर पूरी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। रिपोर्ट में ये इतना काला चट्टा निकाल डालते हैं कि पता पड़ता है कि भाई ये जो जेएफएम है ये तो अंग्रेज़ पहले उत्तराखंड में बहुत पहले अप्लाई कर चुके हैं इस टाइप का कि कम्युनिटी का फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना। फिर ऐसा बहुत सारी जगह हो रखा है स्टेट के में। तो ये जो अराबारी वाला जो है ए.के. बैनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इसे ये बोल देना कि ये इन्हीं ने खोजा, देश में इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मैं आपको फिर ये बता क्यों रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि जो क्वेश्चन सेटर हैं आपके मार्केट में, रिसोर्सेज भी इसी टाइप के हैं, क्वेश्चन जो सेटर हैं वो भी उस टाइम पीरियड के हैं। मैं भी वही उसी एकेडमिक का पार्ट रहा हूँ। तो कई बार उन्हें भी पता नहीं होता है कि बहुत कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। भाई उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग लेनी है, आईएफएस थोड़ी बनना है जो आईएफएस के मॉड्यूल पढ़ते रहें, या इग्नफा ने क्या पब्लिश किया, गवर्नमेंट ने क्या पब्लिश किया, नहीं खोजो हम पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं। तो वो फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई किसने ये इनिशिएट कर दिया, या फिर ये जो आपके क्वेश्चन थे बीएचयू वाले, ये अभी भी तलंडी में है, 2018 में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहे हैं। मिजोरम आरएफओ वाले, इनने कहीं से कॉपी दे मारा होगा। आईसीआर वाले हैं, नागालैंड पीएससी वाले हैं, ये भी इसी तलंडी में जी रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये तात्कालिक में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ये बोल सकते हैं कि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, और उसी की एक इंट्यूशन हो सकता है, उसका रिजल्ट एक मतलब सेंस बना सकता है कि जब रिपोर्ट बनाई गई, ये फॉरेस्ट पॉलिसी जब बनाई गई, तो उसके रिजल्ट पर ध्यान दिया गया, और शायद उसने पॉलिसी को इंड्यूस किया कि भाई प्रमोट किया कि हमें पार्टिसिपेशन शायद अदर जगह करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बंगाल के बाद ये एक्सपेरिमेंट कहीं और नहीं हुआ। बंगाल में सक्सेस के बाद इसी टाइप के एग्ज़ाम जो एक्सपेरिमेंट है वो हरियाणा, एमपी, उड़ीसा, इनमें भी किए गए, और बाद में ये पॉलिसी में आया। तो इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये छिटपुट एक्सपेरिमेंट है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि देश में जेएफएम कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप इसका आंसर ये नहीं लगाएंगे, आप इसका आंसर 1990 ही लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर उससे पहले जो भी हुआ वो इंडिविजुअल लेवल पे था। गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ भी हुआ वो 1990 में जो गाइडलाइन आई है उसी के बाद हुआ।
तो देश में जीएफएम की शुरुआत कब से हुई? 1990 में। क्योंकि अगर आप पीछे जाओगे और ए.के. बनर्जी बंगाल वाले एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो फिर मैं उत्तराखंड वाला एक्सपेरिमेंट उठा के बैठ जाऊंगा और बोल दूंगा कि भाई ये देखो, ये उत्तराखंड वाला इतना पुराना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको पूरा ये बताने का क्रक्स ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन से ये समझना है कि ये जो एग्जामिनर है वो आराबारी वाली दुनिया का है या आईएफएस वाले नोट्स पढ़ रखे हैं इसने। अगर वो आईएफएस टाइप का है तो फिर अपन अपने पे चलेंगे, लेकिन उसने अगर सीधा सीधा आराबारी में जा रहा है तो समझ लो ये इसी ने वही पढ़े हैं पुराने नोट्स और उसी से काम चल रहा है भाई का। इन विच ईयर जीएफएम मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अभी ये अपना एमपी का है जो अभी हुआ था। इसमें पूछा था कि ये जीएफएम मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, तो सीधी सी बात है 1990। ये जिसने भी पेपर बनाया ये नए नोट्स पढ़ के आया था भाई। जीएफएम की जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो कब इशू की गई? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। व्हेन डिड जीएफएम मूवमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये जीएफएम मूवमेंट कब अस्तित्व में आया? आंसर देख लो। अब क्या लगाओगे तो इसका आंसर आता है अपना ये पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें थोड़ा इस टाइप के मुद्दे पे बात की गई है तो हम लोग बोल सकते हैं। जीएफएम के बाद अपना आता है 1999 का टाइम पीरियड। 99 में जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसने नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बनाया। कब बनाया? 9 अगस्त 99। मैंने बोला था कि इंदिरा गांधी जी के बाद सेकंड जो सबसे अच्छा काम किया वो है अटल जी ने। तो अटल जी आते हैं और ये फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बना देते हैं। मतलब इंदिरा गांधी जी ने वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया था तो इन्होंने सोचा कि भाई वर्किंग प्लान चल रहा है लेकिन नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट्री को कहाँ लेके जाना है उसका कुछ ऐसा है नहीं, तो हम नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट्री का एक्शन प्रोग्राम पूरा एक बना के चलते हैं जिससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट की तरफ जा सकें। इसके पीछे एक रीज़न और था कि उस टाइम पे भोपाल में आईआईएफएम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आसियान भोपाल एक इस टाइप का डायलॉग हुआ था सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, उसका भी एक रिजल्ट था। ठीक है, ये उसका रिजल्ट था तो इस पर ये एक्शन प्रोग्राम आ गया। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है कहाँ बनाई गई? चेन्नई में। भाई ये शांत नहीं हो सकता। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ बनाई गई? चेन्नई में। कब बनाई गई? 2003 में। किस एक्ट के अंदर? बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था वो एक टाइप से इनने गलती की है, शायद टाइपिंग एरर रहा है उसमें। ये जो एक्ट और यूएन, देखो इस एक्ट की बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है जो 1992 में 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी पे, वो इसका बैकग्राउंड है। आपको उस एक्ट को अडॉप्ट करना था। 10 साल हो रहे थे, आपने क्या किया? पूरा दुनिया अगर पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? तो 10 साल की एक टाइप से वर्षगांठ हो रही थी तो आपने उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो अर्थ समिट है वहाँ पर वो एक्ट नहीं है। एक्ट गवर्नमेंट पास करती है, एक जो कॉन्फ्रेंस होती है इस टाइप का कुछ वो लेके आएंगी, कुछ डायलॉग लेके आएंगी। तो उनका जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने उसे साइन कर दिया था बहुत पहले, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग ये एक्ट पास कर रहे थे। कब? 2002 में। और 2003 में हमने ये चेन्नई में बॉडी स्टेबलाइज कर ली। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन, कब लॉन्च किया गया? 99 में। अब आता है 2003 का ज़माना। यहाँ पर एक मुद्दा और था, वो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। आपको पता है 92 के टाइम पे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया था। वो एक एडवाइजरी थी, उसका हाईएस्ट बॉडी में जो चेयरमैन था वो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर था।
कोई लीगल स्टेटस था नहीं, तो बॉडी कभी गठित हो जाती है कभी नहीं। कई बार तो सरकारें बदल गई, जैसे जनता गवर्नमेंट आती है, ये बोर्ड का कोई गठन ही नहीं किया गया, क्योंकि एक टाइप से कभी हो भी जाता है नहीं भी हो जाता। तो ये बोर्ड ऐसे टाइम पास चल रहा था। इन्हें लगा कि ऐसे चलता रहा तो भाई हम लोग कभी कुछ अचीवमेंट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो प्रॉपर वे में फंक्शन करे, और उस प्लेटफॉर्म के जो मेंबर हैं उसमें हायर लेवल के गवर्नमेंट की तरफ से भी हों, एनजीओ एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो भी इसमें आ जाए, डिपार्टमेंट है वो भी आ जाए, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इस टाइप से थर्ड पार्टी, सभी जो उस एरिया के लोग हैं, जो भी क्रीम है, वो एक साथ बैठे और वो डिसाइड करे कि हमें फ्यूचर में किधर लेके जाने हैं, और इसका कुछ स्टैट्यूटरी, कुछ लीगलिटी हो। अदरवाइज ये पुरानी जैसी बन रही नहीं बन रही, ऐसे टाइम पास चलती रहेगी। तो इसे ये पहला तो नाम चेंज करते हैं और इसका नाम रखते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या रखते हैं? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसे स्टैट्यूटरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। किसके अंदर बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि इस एक्ट में 2003 में संशोधन किया जाता है और उसी एक्ट के अंडर ये बॉडी बना दी जाती है। तो जब फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, एक्ट एंड पॉलिसी पढ़ेंगे फॉरेस्ट की, तो उसमें इसको सही से डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं। और इसका चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया। इसमें शायद टोटल 48 मेंबर के आसपास हैं, 47 या 48। अब प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, जो भी फॉरेस्ट का मिनिस्टर होगा वो इसका वाइस चेयरमैन है। और इसमें पूरे सबको एक साथ कर दिया गया। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसमें चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर है चेयरमैन, बिल्कुल सही है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चेयरमैन नहीं। डायरेक्टर ICFREC चेयरमैन नहीं। ये सब के सब उसके पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं, लेकिन ये उसके नहीं है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ? द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी अभी भी है ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती है, नहीं तो मैं ऐसा करना है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें PM है, बाकायदा टोटल टॉप ऑफिशियल है, तो यहाँ के जो भी डिसीजन होंगे वो सभी पे अप्लाई होंगे। और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंडिया की टॉप मोस्ट बॉडी है, यानी कि बोल सकते हो कि सबसे ऊपर की बॉडी है। ये सब के सब बकाये के नीचे है, इससे ऊपर कोई और बॉडी है नहीं जो इस टाइप के काम करते हैं। ठीक है, बकाया का एडवाइजरी बॉडी है। इसका फिर वही पूछा गया कि भाई कौन चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा। इसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है 2005 की। 2004 में सरकार बदल जाती है, 2005 में टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बच्चे होते हैं, जैसे MSc करते हैं तो उसका थीसिस वर्क होता है। तो भाई वाइल्ड लाइफ वाले हैं तो थीसिस के लिए काम से जाएंगे, टाइगर को ढूंढेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, जो भी डाटा कलेक्शन है काम है, और वापस आके अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। तो वो भाई आए सरिस्का में। सरिस्का में आए तो भाई इनने पहले ढूंढा ढाड़ी करी कि भाई डाटा कलेक्ट करें, तो ये 4-5 दिन लगे रहे, इन्हें कोई टाइगर नहीं मिला। तो फिर इन लोगों ने ऑफिशियल वगैरह से बात की होगी, तो थोड़ा बहुत ढूंढा ढाड़ा करा होगा, कोई ज़्यादा इज्जत दी नहीं। और इनने फिर काफ़ी प्रैक्टिस किया, वहाँ पर काफ़ी ढूंढा ढाड़ी की, लेकिन इन्हें कोई टाइगर नहीं मिला। अब टाइगर नहीं मिलेगा तो भाई इनकी तो जो है ना जान गले में आ जाती है, हलक में आ जाती है। क्यों? टाइगर नहीं मिलेगा तो रिसर्च नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा तो भाई डिग्री लटक जाएगी। तो ये लोग सीधी रिपोर्ट कर देते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, मतलब अपने डायरेक्टर को। HOD को किया होगा, जो भी इनका डिपार्टमेंट पर्टिकुलर विंग होगी, फिर वो डायरेक्टर तक बात पहुंच जाती है कि भाई टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट में तो सरिस्का में 23 टाइगर हैं, 25 टाइगर हैं, और वहाँ पर ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। तो WII वाले क्या करते हैं कि पूरी टीम भेज देते हैं यहाँ चेक करने के लिए कि भाई हैं या नहीं है। जब यहाँ टीम आती है तो हल्ला मच जाता है। पहले तो इनिशियल फेज में जस्ट नॉर्मल ऐसी, क्योंकि डायरेक्टर भी इतना एकदम बच्चों की बात पे एकदम विश्वास नहीं होता है, तो डायरेक्टर क्या करेगा कि 4-5 लोगों को ऐसे भेज देगा कि भाई एक बार विजिट करके आओ, क्या माजरा है।
और बच्चों को कोई दूसरी जगह दी जा सके, कहीं बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहा है। वो 4-5 लोग जाते हैं, 8-10 दिन यहाँ पर घूमते हैं, उन्हें कोई टाइगर नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे, क्योंकि वैसे अभी भी आपने सुना होगा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंसस है उसका पूरा जो फंक्शन है वाइल्ड लाइफ का, वो आजकल WIA दिखता है। पूरे देश में वाइल्ड लाइफ का जो भी मुद्दा है, WIA एक प्राइम इंस्टीट्यूट है और वो सब कुछ वही देख रही है। या बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ का इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आया तो WIA वालों से पूछ लेते भाई तुम्हारा विचार क्या है, तुम जो बता दो हम कर देंगे। तो इनके पास जब मुद्दा आता है वहाँ पर ये 4-5 लोग भेजते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं, इन्हें भी नहीं मिलते। तो WIA वालों को पता पड़ता है कि नहीं, वास्तव में टाइगर नहीं है वहाँ। तो फिर ये पूरी टीम भेज देते हैं, जिससे कि अब हम अच्छी तरह से ढूंढ ही लें कि वास्तव में नहीं है। अब ये हर पेड़ को एक टाइप से हिला डुला के देख लेते, कहीं कोई निकलेगा क्या भाई। जब इन्हें नहीं मिलते हैं, अब क्योंकि जब टीम आती है इतने हाईलाइट हो चुकी है, तो ये नेशनल मीडिया में हाईलाइट हो जाता है कि सरिस्का से टाइगर गायब है, पूचर वगैरह है, हंटिंग कर ली। अब मुद्दा ऐसा क्यों आता है? मान लीजिए कि एक टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व के रख रखाव के लिए, टाइगर के लिए पालन पोषण के लिए करोड़ों का बजट आता है। मैं उस टाइगर रिजर्व का चार्ज है, मैं IFS हूँ और मेरे पास चार्ज है, वो करोड़ों का बजट मेरे पास आ रहा है, मैं उसे एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा हूँ। इसे एक टाइप से ये मान लो कि मैंने उसमें से आधे से ज़्यादा बजट का मैंने प्लिफरेज कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लिया, या बोल सकते कि बजट की चोरी कर ली। और टाइगर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ 25 टाइगर है। अब जब मैं किसी दूसरे IFS को चार्ज दूंगा, मेरा कहीं पोस्टिंग हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दूसरे को मैं रिकॉर्ड के हिसाब से दे दूंगा कि भाई 25 टाइगर है। वो कौन सा ये बोलेगा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ चार्ज लेने से पहले मैं जंगल में एक एक करके ढूंढ के आऊँगा और गिन के आऊँगा, गिनवाओ, सुबह सबके सब टाइगर को बुला लो और मैं सुबह गिन लूँगा, इसके बाद चार्ज लूँगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसने 25 में डॉक्यूमेंट में लिखा दिया उसे, उसने बोल दिया कि भाई चार्ज लिया है तो 25 है। अब उसकी भी जब ट्रांसफ़र होगी या प्रमोशन हो रहा है तो उसका भी दिक्कत ये होती है कि वो 25 को 24 नहीं कर सकता, क्योंकि उसके टाइम पे भी करोड़ों का बजट आया है। तो वो जाते जाते क्या करेगा, वो 25 के 28 कर देगा। तो इस टाइप से सरिस्का में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, जबकि ग्राउंड पे टाइगर गायब हो गए। तो जब ये नेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो गया हाईलाइट, तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक टाइगर टास्क फोर्स, एक बॉडी का गठन किया और उनसे बोला गया कि भाई देख लो कि हम इतना सारा पैसा दे रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन के नाम पे, ये आधे से ज़्यादा तो ये खराब कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है वो ये IFS जो है उन्हीं के ऊपर है, वो पर्टिकुलर जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दी वही बॉडी कर रही है, उसका मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सेंटर वाले तो ये करते थे हमने पैसा दे दिया अब तुम जानो, तुम्हारा काम है ना मैनेज करना, इनकी रखवाली करना। ये एक टाइप से ऐसा काम हो गया कि मेरे पास चार्ज है 50 बच्चों का, मैंने 5 बच्चे किसी हॉस्टल में रख दिए हैं और मैं हॉस्टल वाले को महीने के महीने कॉल करके पैसे दे देता हूँ और बोल देता हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन 5 बच्चों की रखवाली करना। मैं मॉनिटर ही नहीं कर रहा हूँ कि वो 5 बच्चों को खिला पिला रहा है या ऐसी भूखे मार डालेगा। तो उस टाइप की कंडीशन चल रही थी। तो ये बनाते हैं टाइगर टास्क फोर्स 2005 में। टास्क फोर्स वाले उस पर पूरा रिसर्च करते, फिर यहाँ पर जब एक बवाल खड़ा हुआ सरिस्का का, तो ये पूरे सभी टाइगर रिजर्व में उनको स्टडी करते हैं कि कहाँ पर क्या कंडीशन है। मतलब वो है कि बकाया के सब लपेड़े में आते हैं। फाइनली ये इस मुद्दे पे आते हैं कि हमें एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत है, वही अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किसे कितना फंड मिलेगा। फंड हम इस अथॉरिटी को देंगे और यही इनको फंड देगी। ये फंड को कितना खर्च किया गया है, कैसे खर्च किया गया है, उसकी मॉनिटरिंग करेगी। अगर किसी एरिया को टाइगर रिजर्व के अंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तो अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पे उसका पालन पोषण का देखभाली का जो जिम्मेदारी थी उससे बोल देंगे भाई अब तुम हटो, अब हम खुद लेंगे।
तो इस टाइप से टाइगर NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस पूरी अथॉरिटी को एक पावर दे दी गई कि टाइगर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनानी है, जो भी मेजर्स लेनी है, सब के सब ये लेगी। अगर कहीं एक्ट वाला मुद्दा है तो एक्ट तो गवर्नमेंट बनाएगी, ये नहीं बना सकती, लेकिन गवर्नमेंट को पूरे सजेशन यही सब देगी। तो ये जो टाइगर टास्क फोर्स है ये रिकमेंड करता है NTCA की, और उसी साल दिसंबर में ये रिकमेंडेशन देते हैं और इसका दिसंबर में गठन कर दिया जाता है। फिर अब क्योंकि गठन तो कर दिया गया लेकिन इसके पास लीगल स्टेटस नहीं है, तो 2006 में फिर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया जाता है। अभी एक बार तो अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, तब वो अपनी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसे जोड़ा था। 2006 में फिर से किया जाता है और उसमें टाइगर ये NTCA को जोड़ दिया जाता है। 2005 में ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी गठन किया जाता है दिल्ली में। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, NTCA जो है वाज मेड स्टैट्यूटरी, कब इसे स्टैट्यूटरी बनाया गया? स्टैट्यूटरी मतलब इसे किसी एक्ट के अंडर ताकत लेकर के इसे एक टाइप से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो वो कब बनी? 6 में। नोटिफिकेशन ऑफ NTCA हैज़ बीन इशू अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ड्यूरिंग द, तो नोटिफिकेशन इसके किस एक्ट के? इसके अंडर, तो इसके अंडर तो वही 2006 वाला ही आएगा, क्योंकि जब उसके अंदर बना दी गई तो हमने नोटिफाई कर दिया। बॉडी पहले बन गई थी लेकिन फिर उसे सरकारी जो दर्जा है वो बाद में दिया गया। विच अमोंग द फॉलोइंग सिटी वाज डिक्लेयर एज टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, किस शहर को हम टाइगर गेटवे के नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर है नागपुर, क्योंकि दुनिया भर के जो टाइगर रिजर्व है नागपुर एक टाइप से सेंटर में पड़ जाती है। नागपुर से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, पूछा जाता है 0 माइल कहाँ है? तो वो भी नागपुर में, गूगल कर लो 0 माइल। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा 0 माइल पे, आप इसे सर्च कर लो, वहाँ पर एक पत्थर मिल जाएगा 0 माइल का। एक टाइप से ये जो फॉरेस्ट सर्वे या जो भी सर्वे किया जाता था इंडिया का, तो आपको कहीं से तो एक शून्य मानना पड़ेगा जहाँ से सभी की डिस्टेंस मेजर करोगे। तो नागपुर एक टाइप से बीच में सेंटर में पड़ जाता था, तो वहाँ पर एक पत्थर लगा दिया, ये है 0 माइल, और सारी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे। तो जो बेंचमार्क है उसे नागपुर में बना दिया गया था। 2010 ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्वेश्चन है NDMA के, भाई ये कब बनाई गई, कहाँ पर है? 2006 में स्टार्ट किया गया नेशनल बम्बू मिशन। कई बार पूछा जा चुका है बम्बू मिशन कब स्टार्ट किया? 6 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कब बने? 2006 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट पे इस साल भी क्वेश्चन आया है अपने MP में, और जब एक्ट एंड फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट एंड पॉलिसी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है नेशनल बम्बू मिशन कब इनिशिएट किया गया? 2006 में। 2008 में एक काम हुआ, इस टाइम पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इस टाइम पे UPA की गवर्नमेंट थी, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद UPA 2 की सरकार आई थी इस टाइम पे। 4 में आए थे तो 4, 5, 9, मतलब ये अभी UPA 1 ही चल रही है। मेरी उस टाइम पे एकेडमिक स्टार्ट हो रही थी, तो जो मेरा एडवाइज़र था उसने बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन पे कोई मीन्स एक टाइप से रिसर्च करिए उस पर कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, और एक प्रॉपर वे में आर्टिकल लिखिए उस पर। तो ये 2008 का काम था। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो एक पूरा एक ग्रुप लेके आए, यहाँ पर ऐसे 8 मिशन चले, उनको एक प्रॉपर नाम दिया गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए हमने ऐसे 8 एक्शन प्लान लेके आए। उनमें एक था नेशनल ये ग्रीन इंडिया मिशन कहीं है, ये ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। बकाया मिशन तो उसी टाइम पे चलने लगे धीरे धीरे, लेकिन ग्रीन इंडिया मिशन के साथ ये था कि ये एक अकेला ऐसा मिशन था जिसमें प्रिपरेटरी फेज था। मतलब ये ऐसा है कि मैं मिशन चला रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन जो है उसमें हम लोग तैयारी करेंगे कि क्लास को कैसे लेना है, इसके बाद क्लास होना स्टार्ट होगी। तो ऐसे इसमें 1 साल का प्रिपरेटरी फेज जोड़ दिया गया था। अब क्वेश्चन अपन से आया है कि ये इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च इन, तो कब है? 2008 में।
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वही है कब पूछा है, उसी के क्वेश्चन पूछे हैं। कभी कुछ नहीं मिलता है तो ये डेट पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 30 जून, तो फिर ये ने 30 जून पूछ रखा है। अपना मेन मुद्दा आ जाता है ग्रीन इंडिया मिशन पे। ग्रीन इंडिया मिशन, ये एक्शन प्लान तो 2008 में आ गया था, लेकिन ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो फरवरी 2010 में स्टार्ट हुई, और ये बोला गया कि 1 साल हम प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद ये प्रोग्राम को हम लॉन्च करेंगे। तो इसे लॉन्च होना था लगभग 11-12 के आसपास। ये 11-12 को इन्हें प्रिपरेटरी फेज में कंसीडर किया था, तो 12 के आसपास लॉन्च होना था। लेकिन प्रिपरेटरी फेज इसकी इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि इसको तब तक फिर सरकार गिर जाती है, बाद में मोदी जी आते हैं, तो ये पेंडिंग में चली जाती है। जब मोदी जी आते हैं उस टाइम पे ये भी बोल सकते हैं कि 2012 के बाद से लेकर 14 तक के बीच के जो 2-2.5 साल था, उस टाइम पे एक टाइप से पॉलिसी पैरालिसिस आ गई थी। तो फिर 14 में से कैबिनेट फाइनली अप्रूव करता है, और ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो फरवरी 2014 में लॉन्च की जाती है। तो इनिशियली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वो कब लॉन्च किया गया? 2008 में। उसके अंदर कितने मिशन थे? 8 मिशन थे। ग्रीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया? अब यहाँ ग्रीन इंडिया के साथ ये है कि जो क्वेश्चन पुराने टाइम के हैं उनमें आपको आंसर या क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा कि 2010 में किया गया, लेकिन ये एक टाइप से स्टार्टिंग है, प्रिपरेटरी फेज आई उसके बाद, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे एक्चुअलिटी में जो उसकी स्टार्टिंग है, उद्घाटन है, वो तो फरवरी 2014 में, फरवरी 2010 और फरवरी 2014। तो अगर आंसर में कहीं डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो गलत नहीं हो आप भी। जैसे क्वेश्चन ये है, ग्रीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर, अगर इसका है तमिलनाडु वालों ने पूछा है। अब ये तो वैसे 18 है तो ये तो पूछ सकते 14, लेकिन इन्होंने आंसर में यहाँ 2010 दे रखा है, 2014 दिया ही नहीं है, तो अब आप क्या लगा दोगे? तो यहाँ 2010 लगा देंगे अपन। ग्रीन इंडिया मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर वाज लॉन्च, देखो इन्होंने 17 में ये पूछा था, 20 के क्वेश्चन में इनने ये आंसर ना दे करके फरवरी 2014 दे रखा है। यहाँ वैसे 2010 भी कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन फरवरी, हाँ फरवरी दे तो दिया है इन्हें 2010, ले लो भाई, फरवरी 2014, फरवरी 2010। अब ये है प्रोटेक्ट का लॉन्च, तो आपके पास सबसे ऑथेंटिक आंसर है 2014। ये भी लगा सकते हो, तो एक तो आंसर ये होता है कि क्वेश्चन डिलीट करवा दो, लेकिन क्या है कि भाई ये अभी करंट में चल रहा है, बाद में ये स्टार्टिंग में प्रिपरेटरी फेज थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो प्रिपरेटरी फेज लॉन्च की थी, असली में तो ये वाला है नहीं, ये तो नकली वाला है। फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी, 2010 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आता है, और फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्ट थे, जो पेंडिंग थे, जो पहले किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था, तो इनके लिए एक अलग से बॉडी गठित की जाती है 2010 में, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कहाँ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ? दिल्ली में, और उसके 5 ऑफिस रीजनल सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें एक अपना भोपाल में। आगे एनजीटी में डिटेल में पढ़ेंगे इसे। कब बनती है? 2010 में। ये यहाँ पर वही है एनजीटी वाला, नेशनल कम इनटू फोर्स अक्टूबर 2008 में 2010 में आई है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी ये पूछ लिया गया है, और ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच जो है, मेन ब्रांच दिल्ली में, और फिर उसके रीजनल ब्रांचेज हैं 4-5। आगे अपना आएगा 2014 का। 2014 में एग्रो फॉरेस्ट्री की इंटरनेशनल लेवल पे 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, दिल्ली में, पूसा जो है उसी में हुई थी 2014 में, नई दिल्ली में। ये फरवरी में हुई थी। क्या हुई थी? थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये कई बार पूछा जा चुका है कि थर्ड वाली कहाँ हुई, नई दिल्ली में कब हुई, 2014 में कब हुई। 14 याद रह जाता है तो फिर फरवरी पूछ लेते हैं। बाद में 4th हुई 19 में, अभी 22 में हुई है क्यूबेक कनाडा में, 5th नंबर की, अभी रिसेंटली कनाडा में हुई है। इसे देख लेना। ICRF है, नैरोबी केन्या वगैरह है, वो वाले करते हैं
ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके फिर से अगेन पढ़ने वाले होते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है, वही थर्ड वाले हैं, क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट अब इसमें कुछ और पार्ट बचा हुआ है तो इन्हें अगले वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।